हेलो स्टूडेंट, यूसीसी फैमिली के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के बारे में देखने वाले। इस वन शॉट वीडियो के अंदर आपको पूरा इंपॉर्टेंट कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एक्टिविटीज़ के साथ ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने रहिए और दिवाली की छुट्टियों का फ़ायदा लीजिए और इस चैप्टर को प्रिपेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो सेक्शन है केमिस्ट्री का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 25 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कोई भी डाउट अगर आपको आता है चैप्टर्स के अंदर तो आप कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो कैसे फिजिकली कैसे है। तो मेटल्स की बात करेंगे तो लूज इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोलते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर आप मेटल का देखोगे तो इनका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से 1, 2 या 3 होते हैं, जिसके कारण ये जो है लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते हैं और पॉजिटिव फॉर्म होते हैं, इसलिए उसको हम पॉजिटिव आयंस बोलते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। और इसके अपोजिट है नॉन मेटल का। नॉन मेटल क्या करता है? तो एक गेन इलेक्ट्रॉन किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और निगेटिव आयंस यानी कि एनायंस फॉर्म करता है। और नॉन मेटल के इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। यहाँ पे आप क्लोरीन और ऑक्सीजन देख सकते हो। क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। दूसरा डिफरेंस हम देखेंगे मेटल्स का फिजिकल स्टेट जो है वो ऑल मेटल्स आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्सेप्शन याद रखना है। एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, बाकी सभी मेटल जो है वो सॉलिड है। नॉन मेटल के फिजिकल स्टेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इसके एग्जाम्पल है सॉलिड के अंदर कार्बोनल सर्कल है, लिक्विड के अंदर ब्रोमीन है और गैसेस के अंदर क्लोरीन एंड ऑक्सीजन है। इसके अगर हम लस्ट्रस की बात करेंगे तो मेटल जो है वो लस्ट्रस है, इसका मतलब शाइनी होता है मेटल। और नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। इसका भी एक एक्सेप्शन है, आयोडीन के क्रिस्टल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, जो कि नॉन मेटल है। नेक्स्ट हम डिफरेंस का पॉइंट देखेंगे तो सभी मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। इसका एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि सॉफ्ट होते हैं। और नॉन मेटल की अगर हम बात करेंगे तो ऑल दी नॉन मेटल्स आर दी ब्रिटल। मेटल्स की बात करेंगे हम हार्डनेस सॉफ्टनेस की, तो मेटल जो है वो हार्ड है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम पनीर के जैसे, इसको हम नाइफ से चाकू से कट कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर का। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। मेलेबिलिटी बात करेंगे तो मेलेबिलिटी मतलब क्या होती है? अगर किसी सब्सटेंस को हम शीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं, और मेटल्स को हम शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ऑल द मेटल्स आर द मेलिएबल एंड नॉन मेटल जो है वो नॉन मेलिएबल होते हैं। डक्टिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं डक्टिलिटी मतलब क्या। किसी सब्सटेंस को अगर हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, जिसका हम वायर बना सकते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। एंड नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन इज डायमंड। दोनों भी जगह पे एक्सेप्शन है। तो मुझे लगता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपको समझ गया है। तो कोई डाउट है तो आप क्या कीजिए, कमेंट के अंदर मुझे बताइए। और भी कुछ प्रॉपर्टीज है। डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो मेटल्स है वो हाई डेंसिटीज के होते हैं और नॉन मेटल जो है वो लो डेंसिटीज के होते हैं। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर के बारे में हम बात करेंगे तो मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। इसका एक एक्सेप्शन है लीड ये मेटल है लेकिन वो पुअर कंडक्टर है हीट का। नॉन मेटल की अगर हम बात करेंगे तो नॉन मेटल आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सोनोरिटी की अगर हम बात करेंगे, सोनोरिटी मतलब उसको अगर हम स्ट्रक करेंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मेटल्स आर द सोनरस एंड नॉन मेटल्स आर द नॉन सोनरस। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है नॉन मेटल के अंदर। उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में सभी मेटल्स होते हैं और राइट हैंड साइड में जो जिगजैग लाइन होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके राइट हैंड साइड पे सभी नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा। अभी आपके बुक में एनसीईआरटी के बुक में 3.1 एक एक्टिविटी दिया है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी आपको चेक करना है। एक्टिविटी किस लिए? तो एक्टिविटी टू शो दैट मेटल्स आर लस्ट्रस। क्या करना है आपको? टेक अ डल मेटल स्ट्रिप सच एज आयरन एंड कॉपर। आयरन और कॉपर के आपको एक डल मेटल स्ट्रिप लेना है, उसको सैंड पेपर जो होता है उससे रब करना है। रब करने के बाद आपको शाइनिंग सरफेस दिखाई देगा। तो इस एक्टिविटी का इन्फरेंस जो है, रिजल्ट जो है वो क्या है? मेटल सरफेस जो होते हैं वो लस्ट्रस इन नेचर होते हैं, जैसे कि हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। उसके बाद एक्टिविटी 3.2 जो है
जो आपका हार्डनेस ऑफ मेटल चेक करने के लिए है, एक्टिविटी टू शो दैट मेटल्स आर हार्ड। एक्टिविटी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंसी बेस के अंदर कंसेप्चुअल नॉलेज आपको पूछेंगे, जिसके अंदर एक्टिविटीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। साइंस के सैंपल पेपर आप जाके देखिए, 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको एक्टिविटीज के ऊपर मिलेंगे साइंस के अंदर। तो इस एक्टिविटी के अंदर हमें क्या दिखाना है, मेटल्स आर हार्ड। क्या करना है आपको, टेक डिफरेंट मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। उसके बाद आपको हार्डनेस उसका चेक करना है। तो इनके अंदर ओनली मैग्नीशियम एंड सोडियम कैन बी कट विद द नाइफ। मैग्नीशियम सोडियम जो है उसको आप नाइफ से कट कर सकते हैं, जो कि हमने एक्सेप्शन के अंदर देखा है। तो मेटल्स आर हार्ड बाय नेचर एक्सेप्ट फ्यू मेटल सच एज सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। कुछ मेटल छोड़ के बाकी सब जो मेटल्स है वो क्या है, हार्ड होते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 3.3 है, जो मेटल की मेलेबिलिटी आपको चेक करना है। एक्टिविटी टू शो दैट मेटल्स आर मेलेबल। कैसे करना है, तो टेक अ मेटल सच एज आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर। आयरन, जिंक, कॉपर आपको लेना है, उनको हैमर करना है आपको। हैमर के बाद उनका शेप चेंज हो जाएगा, उनका थिन शीट बनेगा। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है तो मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, मतलब मेटल का थिन शीट हम बना सकते हैं। और मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। उसके बाद आपको 3.4 एक्टिविटी दिया है, डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स। डक्टिलिटी के बारे में हम देखेंगे इस एक्टिविटी के अंदर। तो एक्टिविटी क्या कर रहा है, एक्टिविटी टू शो दैट मेटल्स आर डक्टाइल। क्या करना है आपको, ऑब्जर्व द मटेरियल्स कॉमन वायर्स आर मेड ऑफ। वन कुड नोट दैट वायर्स आर मेड मेटल्स सच एज कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम, लीड। इससे हमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी समझ में आती है। इसका मतलब मेटल से हम वायर बना सकते हैं। उसके बाद 3.5 एक्टिविटी, मेटल्स कंडक्ट द हीट। ये एक्टिविटी डायग्राम भी आपको आ सकता है, कॉम्पिटेटिव बेस के अंदर डायग्राम को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। ये एक्टिविटी किस लिए है, तो एक्टिविटी टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्या करना है आपको, एक कॉपर का वायर लेना है, उसको फिक्स करना है क्लैंप के अंदर। जैसे स्टैंड पे आपको शो किया है, मेटल का वायर यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे आप वैक्स लगाया है, वैक्स को आपके आयरन की पिन लगाई है। फिक्स अ पिन ऑन द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग द वैक्स। हिट द वायर विद बर्नर एट द वन एंड आफ्टर सम टाइम पिन ड्रॉप्स। अभी देखो, हीट हमने इस जगह पे दी है, हीट यहाँ पे हमने दी है, और वैक्स हमने यहाँ पे लगाया है, और वैक्स के अंदर हमने पिन लगाई है। तो कुछ देर बाद आपको समझ में आएगा कि पिन जो है वो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि वैक्स मेल्ट हो जाएगा। अभी आपको पता है हमने हीट यहाँ पे लगाई है, यहाँ की हीट यहाँ पे जा रही है, मतलब ये जो कॉपर का वायर है वो क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद है मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक्टिविटी हम देखेंगे। आपको यहाँ पे क्या दिया है, एक बैटरी दिया है, बल्ब दिया है, स्विच दिया है और क्लिप्स दिए है। इस क्लिप्स के अंदर अगर आप सैंपल, जो भी सैंपल आप लेंगे, इस क्लिप्स के अंदर अगर मेटल का सैंपल आप रखोगे तो ये बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। इससे हमें समझ में आएगा कि जो मेटल है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एक्टिविटी 3.7 आपको दिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो यहाँ पे आपको कार्बन, सल्फर और आयोडीन के बारे में पूछा है। तो टाइप्स ऑफ सरफेस जो है, तो कार्बन नॉन लस्ट्रस है, सल्फर भी नॉन लस्ट्रस है, आयोडीन क्या है, लस्ट्रस है, क्योंकि आयोडीन हमने एक्सेप्शन देखा। हार्डनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, कार्बन हार्ड होता है, सल्फर और आयोडीन सॉफ्ट होता है। मेलेबिलिटी आपको दी नहीं है। हीट का कंडक्शन जो है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन कोई भी नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, कार्बन का जो फॉर्म है एलोट्रोपिक ग्रेफाइट वो करता है, सल्फर और आयोडीन नहीं करता है। तो मेटल वर्सेस नॉन मेटल की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, यहाँ तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके एक्टिविटीज देखा। अभी हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उनके रिएक्शंस, मेटल और नॉन मेटल किस प्रकार से अलग अलग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट होते हैं और किस प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ये हम देखेंगे। तो मेटल्स की अगर हम बात करेंगे, ये हम डिटेल में भी देखेंगे। मेटल की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होती है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। मेटल की रिएक्शन अगर वाटर के साथ होती है तो मेटल ऑक्साइड्स या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। मेटल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ होती है तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। नॉन मेटल की हम केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड जो है, नॉन मेटल जो है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू एवल हाइड्रोजन, दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन इन वाटर। मतलब ये वाटर के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं होते हैं। और नॉन मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं होते हैं गैस रिलीज करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट शॉर्ट नोट्स के लिए ये काम आएगा आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। मेटल की अगर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो सकता है। मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। मेटल की क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा। मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल हाइड्राइड फॉर्म होगा। वैसे नॉन मेटल की अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ हम करेंगे तो नॉन मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा।
नॉन मेटल की और हाइड्रोजन की अगर हम रिएक्शन करेंगे तो नॉन मेटल हाइड्राइड फॉर्म होगा। ये भी इंपॉर्टेंट चार्ट हो सकता है आपके लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अभी हम डिटेल में देखेंगे रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो चलिए मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे हम ऑक्सीजन के साथ। तो देखो, ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जितने भी मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की बात आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे दिए है, कॉपर मेटल की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो मेटल ऑक्साइड कॉपर का ऑक्साइड फॉर्म होगा, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ करोगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको मिलेगा। उसके बाद हम नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है उसका नेचर कैसा है, तो उसका नेचर है बेसिक, बेस जैसा एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड। और कुछ जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब जो बोथ एसिड्स और बेस दोनों को जैसे एक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फोटेरिक जो है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। कैसे, तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये क्या है, एसिड के साथ हमने रिएक्ट किया है। HCl क्या है, एसिड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट फॉर्म हुआ और वाटर फॉर्म हुआ। अभी हमें पता है एसिड की रिएक्शन किसके साथ किया तो सॉल्ट फॉर्म होता है, बेस के साथ किया। तो इसका मतलब क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे एज अ बेस एक्ट हो रहा है। और यहाँ हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया और यहाँ पे हमने लिया बेस, तब भी क्या फॉर्म हुआ, सोडियम एल्यूमिनेट, मतलब सॉल्ट फॉर्म हुआ और वाटर फॉर्म हुआ। मतलब बेस की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं तब हमें सॉल्ट मिलता है, तो बेस की रिएक्शन हम एसिड के साथ करते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे बेस के जैसे एक्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे एसिड के जैसे एक्ट हो रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बनेगा एम्फोटेरिक। क्या बनेगा वो, एम्फोटेरिक। उसके बाद हम देखेंगे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर के अंदर वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। ओनली सर्टन मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। कुछ मेटल ऑक्साइड्स सिर्फ पानी के अंदर फॉर्म डिसॉल्व होते हैं जो भी अल्कलीज यानी बेस, वाटर सोल्युबल बेस फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कली बनेगा, वाटर सोल्युबल बेस बनेगा। पोटेशियम ऑक्साइड को अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वेस सोल्यूशन आपको मिलेगा। मतलब कुछ ही मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर सोल्युबल होते हैं जो कि अल्कली फॉर्म करते हैं पानी के साथ डिसॉल्व होकर। उसके बाद 3.9 एक्टिविटी आपके बुक में दी है, आपको बर्निंग ऑफ मेटल जो है वो ऑब्जर्व करना है। तो देखो, बर्न मेटल विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टंग्स एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको अलग अलग मेटल, उनका कलर ऑफ फ्लेम, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों, ये एमसीक्यू के लिए। तो आपको देखेंगे सोडियम अगर आपने मेटल लिया तो इसका जो फ्लेम है वो येलो होता है। बर्न्ट मेटल जब बनेगा उसका जो कलर होगा वो व्हाइट होगा। और सोलिबिलिटी अगर आप देखोगे सोडियम ऑक्साइड की तो वो वाटर सोल्युबल होगा। कैल्शियम को अगर आप जलाओगे तो ब्रिक रेड कलर वो देगा उसका फ्लेम, उसका जो बर्न्ट मेटल होगा वो व्हाइट कलर का होगा और वो पार्शियली सोल्युबल होगा वाटर के अंदर। मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीशियम का जो फ्लेम होगा वो व्हाइट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम ये देता है। बर्न्ट जो ऐश फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो भी व्हाइट होगा और हॉट वाटर के अंदर सोल्युबल होगा। एल्यूमिनियम का भी व्हाइट फ्लेम आएगा, बर्न्ट मेटल जो बचेगा वो व्हाइट बचेगा और पानी के अंदर इनसोल्युबल होगा। जिंक का कोई कलर नहीं आता है, फेरस का कोई कलर नहीं आता है। जिंक जो बर्न्ट मेटल होता है वो व्हाइट बनेगा और ये इनसोल्युबल होगा वाटर के अंदर। फेरस का जो फेरस ऑक्साइड बचेगा नीचे, वो रेडिश कलर का होगा, पानी के अंदर इनसोल्युबल होगा। कॉपर का अगर आप जलाओगे तो ग्रीनिश ब्लू कलर का फ्लेम आएगा, जो नीचे मटेरियल बचेगा जला हुआ वो ब्लैक कलर का बनेगा और जो सोल्युबिलिटी होगी उसकी पानी के अंदर वो इनसोल्युबल होगा। ये हुआ एक्टिविटी। इसके अंदर फ्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फ्लेम का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। हमने देखा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, वैसे ही नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल हमने देखा है कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है और इन सब का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और ये जो है ये सब क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। और नॉन मेटल ऑक्साइड का अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्युबल इन वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं सभी के सभी वाटर सोल्युबल होते हैं। डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स, और वो पानी के अंदर डिजोल्व होकर एसिड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम पानी के अंदर मिलाएंगे तो हमें यहाँ पे सल्फरस एसिड और कार्बोनिक एसिड मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल की रिएक्शन अगर पानी के साथ हम करते हैं तो क्या होता है,
नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, सभी के सभी मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। मेटल्स दैट रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, और जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं वो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इफ मेटल ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, अगर जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ वो अगर वाटर सोल्यूबल रहता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। देखो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा, और ये मेटल ऑक्साइड जो बना है वो फिर से वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि बेस बनेगा। बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन से याद रखो। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, पोटेशियम एंड सोडियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, और पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस हीट के साथ इवॉल्व करते हैं। कैल्शियम की अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम जो है वाटर के साथ लेस वायलेंट है, हाइड्रोजन डज नॉट कैच फायर, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बनेगा वो फायर को कैच कर लेता है, लेकिन कैल्शियम जब हम पानी के साथ मिलाएंगे तो वो हीट थोड़ा कम निकालता है, जो हीट जो है हाइड्रोजन उससे फायर नहीं कैच करेगा। और कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग एज हाइड्रोजन स्ट्राइक टू द मेटल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, कैल्शियम को पानी के साथ मिलाने के बाद कैल्शियम पानी के ऊपर फ्लोट करता है। क्योंकि कैल्शियम के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके सराउंडिंग में हाइड्रोजन गैस जम जाता है, और हाइड्रोजन गैस जम जाने की वजह से वो पानी के अंदर क्या होता है, फ्लोट होता है। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो। उसके बाद देखेंगे हम मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, और ये भी फ्लोट होना स्टार्ट कर देता है क्योंकि इसके साथ भी हाइड्रोजन क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, और वाटर कौन सा रहेगा, ये हॉट वाटर रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक की, दे डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है वो ठंडे पानी से भी नहीं, गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं होते हैं, वो स्टीम के साथ रिएक्ट हो सकते हैं सिर्फ। यहाँ पे देख सकते हो आप एल्यूमिनियम फेरस वाटर के साथ रिएक्ट होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, और फटाके की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है, दिवाली के फटाके बाहर चालू है, बच्चे फोड़ रहे हैं। उसके बाद का एक्टिविटी जो है 3.10 हम देखेंगे बच्चों, हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होती है। तो देखो, पुट सैंपल्स ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स इन बिकर हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर एंड ऑब्जर्व। आपको क्या करना है, जो बिकर से अपने पास जो कि आधे पानी से भरे हुए हैं, ठंडे पानी से, उसके अंदर आपको मेटल के छोटे छोटे पीसेस डालना है और आपको देखना है। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो, मेटल्स दैट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। मेटल दैट प्रोड्यूस फायर, सोडियम एंड पोटेशियम सिर्फ फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेटल दैट स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, कुछ मेटल्स फ्लोट होने लगेंगे पानी के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मेटल्स दैट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है। और कुछ मेटल्स जो है वो मेटल्स दैट रिएक्ट विथ स्टीम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड फेरस। मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ स्टीम ऑल्सो, और कुछ मेटल ऐसे पानी के कौन से भी फॉर्म में वो रिएक्ट नहीं होते, जिसके अंदर लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आता है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दिया है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड एंड सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो कोई भी मेटल का अगर एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाता है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एक्सप्लेन इन एक्टिविटी 3.11, जो कि अभी हम देखेंगे। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, अगर मेटल की रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखो। नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे मेटल की तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होता है। दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज oxidizing agent which oxidizes hydrogen to form water and it get reduced to any of nitrogen oxide। हम देखेंगे किस प्रकार से एक्टिविटी होता है। नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं हाइड्रोजन गैस बनाता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के एक्ट होता है, और जो हाइड्रोजन बनता है उसके साथ वो ऑक्सीजन मिलाने का काम करता है और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता है। ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू ऑल हाइड्रोजन गैस। तो सब मेटल्स जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन फॉर्म नहीं होगा, वाटर फॉर्म होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के वो एक्ट करेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम और मैग्नीज की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिए। एक्टिविटी आपको दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, मैग्नीशियम है, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो बहुत फास्ट होगा ये रिएक्शन, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा। एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर हम करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। जिंक का रिएक्शन करेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनेगा। फेरस का रिएक्शन करेंगे हम तो फेरिक क्लोराइड बनेगा, स्लो होगा ये रिएक्शन। कॉपर का रिएक्शन करेंगे हम तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा।
देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट है अपना मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। मेटल की रिएक्शन अगर हम दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को। देखेंगे हम, अगर हमने क्या किया, मेटल ए लिया और हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया मेटल बी का, तो इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। इसका मतलब क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, इसका मतलब क्या, मेटल बी जो है इसको हटा दिया किसने, मेटल ए ने। तो मेटल ए ने क्या किया, मेटल बी को डिस्प्लेस किया, मेटल ए ने क्या किया, मेटल बी को डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्योंकि मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी। आपको एक्टिविटी दिया है बुक के अंदर, अब देख सकते हो कॉपर वायर का आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का। आयरन के नेल अगर आप कॉपर सल्फेट में डालोगे तो क्या बनेगा, कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देगा, फेरस सल्फेट फॉर्म होगा, ब्राउन कलर वहाँ पे जमेगा। ये एक्टिविटी यही दिखाती है। समझ में आया बच्चों, कुछ अगर डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे एक्टिविटी 3.12 के अंदर जो बोला है हमें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमें क्या लेना है, तो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमें लेना है आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। वहाँ पे एक रिएक्शन होगा फेरस और कॉपर सल्फेट का, जिसके अंदर ये जो फेरस है ये कॉपर को निकाल देगा, चल हट बोलेगा, चल हट, और वो जाएगा सल्फेट के साथ बनाएगा वो घर, और कॉपर को निकाल देगा वो घर के बाहर, मतलब फेरस सल्फेट फॉर्म होगा और कॉपर चला जाएगा। तो जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर बन जाता है। रेडिश ब्राउन डिपॉजिट जो है कॉपर के ऊपर, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट जो है कॉपर का, वो आयरन मेटल के ऊपर आ जाता है। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या होगा, कॉपर वायर बी डिप्ड इन फेरस सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि फेरस जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर वायर से, तो कॉपर फेरस को निकाल नहीं सकता है। तो कंक्लूजन क्या हमें पता चलता है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देर इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और उसका कलर बदल जाता है। ये हमने देखा है इस एक्टिविटी के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस के लिए। आपको अगर प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे, तो आपको पता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जो है मोर रिएक्टिव है, जिंक आयरन लीड जो है वो मॉडरेट है, और कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड जो है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिव सीरीज आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की। तो मेटल्स जो है मेटल्स है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब क्या, मतलब दे लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते हैं और पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायंस फॉर्म करते हैं। और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस को हम एनायंस बोलते हैं। और जब कैटायंस एंड एनायंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस एक साथ आते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, और ए आयोनिक कंपाउंड बन जाता है, जिसका एग्जाम्पल है NaCl। समझ में आया, चलो तो देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल एंड क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो सोडियम का सिंबल है Na, क्लोरीन का सिंबल है Cl, एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्टेट अगर इसको कंप्लीट करना है तो ये एक दे देना पड़ेगा, तो ये किसको देगा, क्लोरीन को देगा। तो इसने एक दिया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया, क्लोरीन ने एक लिया, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया। क्यों किया है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है स्टेबिलिटी के लिए, तो दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पास पास आए और इन्होंने आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कर दिया, जिसको हम बोलते हैं NaCl, जिसको हम बोलते हैं नमक। तो देखते हैं आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। यहाँ पे हमने देखा सोडियम था, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया। क्लोरीन था, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया। तो इस प्रकार से सोडियम और क्लोरीन एक साथ आ गए और सोडियम क्लोराइड कंपाउंड उन्होंने फॉर्म किया। इसका आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिखाया किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो आयोनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। चलिए फिजिकल नेचर अगर हम देखेंगे तो आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं हार्ड होते हैं क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जनरली वो ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि उसको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है ब्रेक करने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है आयोनिक बॉन्ड का। सोल्युबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो सोल्युबल इन वाटर, आयोनिक कंपाउंड वाटर सोल्युबल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि केरोसिन एंड पेट्रोल इनके बीच में वो इनसॉल्युबल होते हैं। कंडक्टिविटी अगर हम बात करेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों याद रखो,
अगर आपने सोडियम क्लोराइड लिया और सॉलिड स्टेट में नमक आपने लिया और उसको वायर लगाया तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, मतलब सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। लेकिन उसको आपने मोल्ड किया, उसको आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया और आपने उसके अंदर 2 वायर डिप किया और इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब आपने लगाया तो ग्लो हो जाएगा। मतलब मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में अगर हम बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। यहीं पे आपको एक्टिविटी दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड की। फ्लेम का कलर, सोडियम क्लोराइड का फिजिकल स्टेट होता है सॉलिड, उसको अगर आप जलाएंगे हीटिंग के ऊपर तो येलो कलर देता है। सॉलिबिलिटी पानी के अंदर है, पेट्रोल और केरोसिन के अंदर नहीं। ये सभी आयोनिक कंपाउंड आप देखो, पोटेशियम आयोडाइड देखो, बेरियम क्लोराइड देखो, पेट्रोल और केरोसिन के अंदर इनका क्या है, सॉल्युबिलिटी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पानी के अंदर ये सॉल्युबल है। और इनका इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन हम बात करेंगे तो सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों ऑकरेंस ऑफ मेटल की। जो मेटल्स होते हैं ये कैसे मिलते हैं हमें, ये कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो मेटल जो होते हैं वो मिनरल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड ऑकरिंग नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स क्या होते हैं? तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में हमें मिलते हैं। उसके बाद है ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर मेटल। हमें पता है मिनरल्स के अंदर ही मेटल्स होते हैं और ऐसे मिनरल जिनके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है, वैसे मिनरल को हम क्या बोलेंगे? ओर्स। यानी कि क्या ओर्स मतलब क्या हुआ? मिनरल्स विथ मेटल। ओर्स यानी क्या? मिनरल ही है लेकिन उसके अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मेटल है। इसके एग्जांपल है बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इंपॉर्टेंट याद रखो, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। उसके बाद हम बात करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर जो है, उसके अंदर हमने देखा तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, मतलब नेचर में किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में आते हैं। उसको मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट कौन सी प्रोसेस से करेंगे हम? तो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद हम बात करेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, सल्फाइड या ऑक्साइड के में वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब सल्फर या ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन होते हैं। अगर वो सल्फर और ऑक्साइड की फॉर्म में कंबाइन है तो उसको निकालने का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के थ्रू किया जाएगा। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होते हैं उनमें से जो है वो फ्री एंड कंबाइंड स्टेट में होते हैं, कुछ जो कि कंबाइंड स्टेट में अगर होंगे तो कार्बोनेट सोर के फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, सेपरेट करेंगे रोस्टिंग से। तो चलिए जानते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो देखो ओर प्रेजेंट होता है मतलब मिनरल्स विथ मेटल, मिनरल्स मतलब उसके अंदर इंप्यूरिटीज होते हैं। तो हाई रिएक्टिविटी के मेटल है, मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल है और लो रिएक्टिविटी के मेटल है। हाई रिएक्टिविटी मेटल का हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर और हमें मिलेगा प्योर मेटल, मतलब हाई रिएक्टिविटी है तो इलेक्ट्रोलिसिस है। मीडियम रिएक्टिविटी का है, मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स 2 ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर से तो हम करेंगे कैल्सिनेशन, याद रखना है C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर से तो हमें करना है रोस्टिंग। जब हम कार्बोनेट और सल्फाइड ओर का कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करेंगे तो हमें उन मेटल का क्या मिलेगा? ऑक्साइड्स मिलेगा। ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे होगा तो हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है, तो हम करेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल। और जब हम रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन चला जाएगा और हमें मिलेगा प्योर मेटल, जिसका हम करेंगे रिफाइनिंग। उसके बाद लो रिएक्टिविटी मेटल जो है वो सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसका हम करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग के बाद हमें मिलेगा मेटल और उस मेटल का करेंगे हम रिफाइनिंग, तो हमें प्योर मेटल मिलेगा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड। ओर का जो कन्वर्जन है वो मेटल ऑक्साइड में हम कैसे करते हैं? तो उसके 2 प्रोसेस है, एक है कैल्सिनेशन और दूसरा है रोस्टिंग। हम पहले कैल्सिनेशन देखेंगे क्या होता है, इसका डिफरेंस भी हम देखेंगे। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है? कैल्सिनेशन इज डन फॉर कार्बोनेट सोर, कार्बोनेट सोर के साथ ही कैल्सिनेशन किया जाता है। और वही अगर रोस्टिंग की बात करेंगे तो सल्फाइड ओर उसके लिए रोस्टिंग किया जाता है। क्या किया जाता है इसके अंदर? हीटिंग अप कार्बोनेट्स ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन के अंदर कार्बोनेट्स ओर को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग के अंदर सल्फाइड ओर्स को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है। याद रखो बच्चों, कैल्सिनेशन के अंदर देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। रोस्टिंग के अंदर देखो सल्फाइड ओर से यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्बोनेट ओर प्रेजेंट है, जिंक जो है वो कार्बोनेट के साथ अटैच है, तो जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा। और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। और यहाँ पे जिंक अगर सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट है, जिंक सल्फाइड, तो हम उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। मतलब क्या, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमें क्या मिल रहा है, ऑक्साइड मिल रहा है। यहाँ पे भी हमें जिंक ऑक्साइड मिला, यहाँ पे भी हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिला। उसके बाद देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज, जो लो रिएक्टिव मेटल है उनके अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सिनाबार और जो है, सिनाबार इंपॉर्टेंट है, सिनाबार किसका और है, किस मेटल का और है, तो मर्क्यूरी का है बच्चों। तो सिनाबार और को हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करेंगे मतलब क्या करेंगे बच्चों, उसको हम हीट करेंगे। कैसे करेंगे हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर करेंगे तो हमें मिलेगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे फर्दर हीट करके तो ये ऑक्सीजन चला जाएगा और हमें सिर्फ मिलेगा मर्क्यूरी। यहाँ पे अगर कॉपर सल्फाइड है तो उसका भी हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। कॉपर सल्फाइड का रोस्टिंग करने के बाद हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। कॉपर ऑक्साइड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन चला जाएगा और हमें मिलेगा कॉपर। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, हमारे पास क्या था, सिनाबार था। सिनाबार का हमने क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रोस्टिंग है तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए, हीट किया तो हमें क्या मिला, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला। और इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने फर्दर हीटिंग किया तो हमें क्या मिला, मर्क्यूरी यानी प्योर मेटल। और यही तो हमें चाहिए। मेटलर्जी के अंदर हम क्या सीख रहे हैं, तो प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। और उसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉपर को हमने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है बच्चों। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा है। बोलो हाँ या ना, कमेंट में बताइए यस और नो, यस और नो। तो चलिए देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिडल एक्टिविटी सीरीज। मिडल के जो मॉडरेट रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है, जो मेटल है, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, जिंक सल्फाइड के अगर फॉर्म में प्रेजेंट है और जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो हमें पता है सल्फाइड के फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो रोस्टिंग करेंगे, कार्बोनेट के फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो कैल्सिनेशन करेंगे। रोस्टिंग करेंगे मतलब क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड को हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इसको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड, दोनों का करेंगे रिडक्शन तो हमें मिलेगा जिंक। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक तरफ है रोस्टिंग, एक तरफ है कैल्सिनेशन। कार्बोनेट्स हो रहे तो कैल्सिनेशन, सल्फाइड हो रहे तो रोस्टिंग, रिजल्ट इज द सेम, हमें ऑक्साइड ही मिलने वाला है। उसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्माइट रिएक्शन के बारे में आपको बताया गया है। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो मेटल। यहाँ पे हम देखें, पिछले कुछ रिएक्शंस के अंदर हमने देखा कि जो मेटल ऑक्साइड हमें मिल रहा है उस ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए हम कोक यूज करते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस करके मेटल्स पा सकते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके अंदर हम रिड्यूसिंग एजेंट हाईली रिएक्टिव मेटल्स को यूज करेंगे, सोडियम को, कैल्शियम को, एल्यूमिनियम को, एंड डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी देन देम फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड से लोअर रिएक्टिविटी का जो मेटल है हम रिमूव कर लेंगे जो कि हमें चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से मैग्नीज जो है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है और यहाँ पे हमें क्या करना है, मैग्नीज को सेपरेट करना है। मेटलर्जी मैग्नीज को हमें क्या करना है, सेपरेट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीज से ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है, एल्यूमिनियम हमने यहाँ पे लिया, तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, इस मैग्नीज को हटा दिया, मैग्नीज यहाँ पे सेपरेट हुआ और एल्यूमिनियम जाके ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म किया और हीट प्रोड्यूस किया। थर्माइट रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस होता है, तो इस प्रकार से हमें मैग्नीज अलग मिला। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक दैट द मेटल प्रोड्यूस विल बी मोल्टन स्टेट। और ये थर्माइट रिएक्शन जो होता है इतना एक्सोथर्मिक होता है, इतना 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 हीट प्रोड्यूस करता है कि जो मेटल हमें मिलेगा मैग्नीज, वो मोल्टन स्टेट में होगा। वैसे ही अगर हम बात करेंगे फेरस ऑक्साइड की, तो अगर हमें इस फेरस को अलग निकालना है, आयरन मेटल हमें चाहिए, तो हम इसका रिएक्शन करेंगे एल्यूमिनियम के साथ और एल्यूमिनियम क्या करेगा, फेरस को डिस्प्लेस कर देगा और हमें फेरस मिलेगा। और ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है, फेरिक ऑक्साइड जो है एल्यूमिनियम के साथ फेरस बाजू में निकलता है, इस फेनोमेनन जो है, ये जो रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में करते हैं। रेलवे ट्रैक क्यों, क्योंकि मोल्टेन स्टेट में मिलता है और मोल्टेन स्टेट अगर हम डाल देंगे रेलवे ट्रैक के ऊपर तो ज्वाइन हो जाता है। तो थर्माइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं हम थर्माइट रिएक्शन के अंदर, तो थर्माइट रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होता है उसको, उस मेटल ऑक्साइड से मेटल को अलग करने के लिए हम उससे ज़्यादा मेटल यूज करते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करता है, उस कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और इसके साथ बहुत सारी हीट निकलती है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होता है, जो कि हमें जो मेटल मिलेगा वो मोल्टन स्टेट में मिलता है। इसलिए हम इस रिएक्शन का क्या बोलते हैं बच्चों, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेटल्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स ऑफ
टॉप इन एक्टिविटी सीरीज। जो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए मोल्टन क्लोराइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स हम लेंगे, क्लोराइड्स फॉर्म में उनको लेंगे हम, उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तो मेटल जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे क्योंकि पॉजिटिव आयंस वाले होंगे। क्लोरीन जो बनेगा वो एनोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन आपको दी है यहाँ पे। हाईली रिएक्टिव मेटल की अगर हम बात करेंगे तो दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ऑक्सीजन के साथ उनकी ज़्यादा एफिनिटी है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। इसलिए कार्बन के साथ अगर हम उनको हीट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मतलब कार्बन जो है वो कभी भी सोडियम के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगा। दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसको हम कैसे अलग करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही करते हैं, जहाँ पे ये रिएक्शन होता है एनोड और कैथोड के अंदर। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, अभी हमने देखा मेटलर्जी। मेटलर्जी यानी क्या बच्चों, हमने क्या किया, मेटल को उनके सल्फाइड और कार्बोनेट और या फिर ऑक्साइड फॉर्म से अलग किया और उनको अभी हमें क्या करना है, वेरी प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी रिफाइनिंग करना है। तो रिफाइनिंग हम करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है बच्चों, तो देखिए अ स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड। यहाँ पे आप एनोड देख सकते हैं, यहाँ पे आप एनोड देख सकते हैं। ये एनोड क्या है, तो जो इम्प्योर मेटल है जिसको हमें रिफाइन करना है उसका स्ट्रिप हमने एज ए एनोड बोल के लिया। प्योर मेटल जो है उसका छोटा सा स्ट्रिप हमने लिया एज अ कैथोड बोल के। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कॉपर की इम्प्योरिटी है तो उसका हमने स्ट्रिप बनाया और प्योर कॉपर का एक स्ट्रिप हमने ये लिया एज अ कैथोड बोल के, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेम मेटल सॉल्यूशन इज यूज। और इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, ये जो सॉल्यूशन होता है, ये जो सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे ये जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी सेम मेटल सॉल्यूशन का लेना है, मतलब यहाँ पे क्या कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर का उस मेटल का ही आपको लेना है इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इस इम्प्योर मेटल की जो स्ट्रिप लिए है यहाँ से क्या होगा, कॉपर निकलेगा और इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ एनोड। और जो इम्प्योरिटीज रहेगी इस एनोड के बॉटम में तैयार हो जाएगी इम्प्योरिटीज, जिसको हम एनोड मड बोलेंगे। और इस प्रकार से हम मेटल की रिफाइनिंग करेंगे जिसके अंदर इम्प्योरिटीज जो है वो एनोड मड बोल के फॉर्म होगी और प्योर मेटल जो है वो कैथोड के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर करोजन के बारे में। क्या होता है करोजन, तो देखो मेटल्स व्हेन लेफ्ट इन ओपन एयर गेट्स करोडेड। कोई भी मेटल को अगर आप हवा के कांटेक्ट में रखते हैं तो करोजन हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग मेटल का करोजन हम देखेंगे। सिल्वर अगर एयर के कांटेक्ट में रहता है तो हवा के अंदर जो सल्फर होता है उस सल्फर का रिएक्शन सिल्वर के साथ होता है और सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का आता है। आपने देखे होंगे जो चांदी सिल्वर के जो बर्तन होते हैं या सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर का लेयर आता है। क्यों, क्योंकि वो जो सिल्वर है वो हवा के अंदर जो सल्फर है उसके साथ रिएक्ट होकर ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है। कॉपर के अगर आपके पास कोई आर्टिकल्स है, कॉपर के अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है तो कॉपर का रिएक्शन हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है और कॉपर कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है जिसका कलर होता है ग्रीन। और प्योर कॉपर के ऊपर ऐसे ग्रीनिश लेयर फॉर्म हो जाता है कॉपर कार्बोनेट की वजह से। आयरन यानी लोहा, लोहा का अगर एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन होता है तो आयरन ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं रस्ट, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। गंज जिसको बोलते हैं ये तो कॉमन है जो हम अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, ये हो जाता है। तो ये जो करोजन है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, अपना मेटल उससे खराब हो जाता है। तो हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करोजन की। तो करोजन का प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, तो उस मेटल के ऊपर हम पेंट अप्लाई करेंगे, ऑयल या ग्रीस अप्लाई करेंगे, गैल्वेनाइजिंग करेंगे। गैल्वेनाइजिंग मतलब क्या, उस मेटल के ऊपर हम क्या करेंगे, जिंक का कोट लगाएंगे। क्योंकि जिंक क्या है, जिंक के साथ वो बनेगा कॉन्टैक्ट हवा का और जिंक के साथ हवा रिएक्ट नहीं होगी और अपना जो मेटल है वो क्या बनेगा, सेफ रहेगा। एनोडाइजिंग करेंगे हम, कोटिंग अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग मतलब क्या, एल्यूमिनियम के ऊपर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाते हैं या फिर एलॉयज। एलॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है। एलॉय मतलब क्या, जब हम एक मेटल के साथ किसी और मेटल या नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलॉय। और एलॉय के अंदर बच्चों क्या होता है, एलॉय के अंदर जो मेन ओरिजिनल मेटल होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एलॉय के अंदर बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज ये आपको एलॉय के एग्जांपल है, याद रखो। इसके अंदर कौन कौन से मेटल नॉन मेटल मिक्स होते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो स्टील के अंदर फेरस, निकेल एंड क्रोमियम होता है, ब्रास के अंदर कॉपर एंड जिंक होता है, ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर एंड टिन होता है। उसके बाद हम देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, कॉम्पिटेंसी बेस के अंदर पूछा जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या किया है, 3 टेस्ट ट्यूब आपने लिया है ए, बी एंड सी। ए के अंदर क्या है, सिर्फ वाटर है। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर डिस्टिल्ड वाटर और 1 ml ऑयल है और टेस्ट ट्यूब सी के अंदर अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। तो इसके अंदर कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, रस्टिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है, वाटर है, लेकिन बीच में ऑयल का लेयर है। और यहाँ पे क्या बोला है, अनहाइड्रस कैल्शियम
क्लोराइड है, ड्राइंग एजेंट है। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या होगा बच्चों, रस्टिंग होगा, क्योंकि रस्टिंग के लिए एयर और वाटर दोनों भी लगते हैं। यहाँ पे भी एयर और वाटर है, लेकिन बीच में ऑयल का लेयर होने के कारण वाटर का और एयर का कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे तो अनहाइड्रस है, ड्राई एयर है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स का एक्टिविटी हमें क्या शो करता है, तो नेल्स इन टेस्ट ट्यूब ए रस्ट बिकॉज आयरन नेल्स इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी डज नॉट रस्ट। रीजन क्या है, तो इन टेस्ट ट्यूब ए एक्सपोज टू एयर एंड वाटर। इसका मतलब क्या, रस्टिंग के लिए अगर रस्टिंग होना है तो एयर एंड वाटर दोनों भी होने चाहिए। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या हुआ, डज नॉट गेट एक्सपोज टू एयर ड्यू टू लेयर ऑफ ऑयल, और टेस्ट ट्यूब सी के क्या हुआ, डज नॉट गेट बोथ एयर एंड वाटर, वहाँ पे एयर और वाटर दोनों भी नहीं था। कंक्लूजन क्या मिला, बोथ एयर एंड वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर आयरन नेल्स टू फॉर्म द रस्ट। इंपॉर्टेंट है, एयर और वाटर दोनों भी लगते हैं। तो इस वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू। ऐसे वीडियो में आपकी तरफ आपके लिए लाऊंगा जरूर। तो इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे और एक चैप्टर एक एक करके मैं सब चैप्टर्स आपके लाने वाला हूँ, ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी कम समय में अच्छे से अच्छे आपकी प्रैक्टिस हो। थैंक यू।